हेलो, लास्ट वीडियो में हमने असेसमेंट का, मेजरमेंट का और इवैल्यूएशन का डेफिनेशन पढ़ा था। और इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट पढ़ेंगे। असेसमेंट का टाइप्स 6 टाइप्स है, जिसको डिटेल में इसमें पढ़ेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, इसमें लर्निंग का असेसमेंट होता है। जैसे बच्चा का स्कूल में एडमिशन हो गया और उसके बाद टीचर्स एवरी मंथ टेस्ट लेती है, या 3 महीने में लेती है, 6 महीने में। ये सब जो टेस्ट होता है ना, फाइनल एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। सो ये सब जो टेस्ट होता है, यस, इसमें फाइनल एग्ज़ाम भी इंक्लूड हो सकता है। लेकिन बेसिकली लर्निंग के पीरियड में, जब लर्निंग चल रहा होता है, उसी पीरियड में, फाइनल रिजल्ट का बात नहीं हो रहा है, उस टाइम में कि लर्निंग कितना हुआ है, कितने अच्छे से हुआ है, उसको जानने के लिए, लर्निंग को और इम्प्रूव करने के लिए, और टीचर भी अपना मेथड जो वो तरीके से पढ़ा रहे हैं उसको चेंज करने के लिए, कि क्योंकि हर बच्चा सेम क्लास में, सेम टीचर सारे बच्चे को पढ़ाती है, फिर भी बच्चे सब सेम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। इसलिए असेसमेंट बहुत ज़रूरी होता है स्कूल्स में, इसलिए किए जाते हैं। ठीक है। और असेसमेंट का तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था डेफिनेशन में, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसमें, और उसी चीज़ को हम लोग टाइप के थ्रू समझेंगे। ठीक है। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इसका डेफिनेशन है कंडक्टेड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव लर्निंग। ये ड्यूरिंग द टीचिंग, जब टीचिंग चल रहा होता है उस टाइम में ये कंडक्ट किया जाता है, क्योंकि लर्निंग इम्प्रूव हो सके बच्चे का। ठीक है। इसका मेन पर्पस होता है आइडेंटिफाई मिस्टेक्स। बच्चा क्या, कितने स्कूल में तो वीकली होता है टेस्ट, कितने स्कूल में मंथली होता है। सो ये जो भी टेस्ट वीकली मंथली हो रहा है, ये लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। इसका मेन पर्पस यही रहता है। सो आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, गलती को सुधारने के लिए। गिव फीडबैक, फीडबैक मिलता है स्टूडेंट को भी और टीचर्स को भी। टीचर को फीडबैक मिलता है तो वो अपना मेथड चेंज करते हैं, पढ़ाने का तरीका उसमें इंक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, जो भी उनको ठीक लगता है वो करते हैं। और बच्चे को फीडबैक मिलता है तो वो भी अपना, अपने हिसाब से वो भी बहुत मेहनत करता है। बच्चे को भी, अब किसी बच्चे को रोट लर्निंग नहीं होता है, ठीक है, उसको समझ में ही नहीं आएगा, और किसी को बस रटना ही होता है। तो जिसको रोट लर्निंग नहीं कर पाता, जो बच्चा रट के नहीं पढ़ पाता, उसको क्या, उसको एक्टिविटी के थ्रू उसको उसके ब्रेन में नॉलेज डाला जाता है, सिखाया जाता है उसको। सो सारे बच्चे का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। सो इम्प्रूव टीचिंग, यस ऑफ कोर्स, ये असेसमेंट इसलिए ही होता है कि टीचिंग भी इम्प्रूव हो सके और लर्निंग भी। एग्जाम्पल्स है क्लास टेस्ट, क्विजेज, होमवर्क, ओरल क्वेश्चंस एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। ये सब एग्जाम्पल्स थे। टीचर इसके थ्रू असेसमेंट करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। एग्जाम टिप्स क्या है, आप इसको याद रख सकते हैं इस तरह से। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड असेसमेंट फॉर लर्निंग। हाँ, ये लर्निंग का, और इसमें ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू इम्प्रूव लर्निंग। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेटिव में क्लास टेस्ट, क्विज, ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग समेटिव असेसमेंट। इसका डेफिनेशन है असेसमेंट कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ यूनिट। कोई भी यूनिट होता है ना, यूनिट एग्ज़ाम जो होता है फाइनल 6 महीना पे होता है। जो 6 महीने तक जो भी पढ़ाया गया है, उस पढ़ाने के, उसको कंप्लीट करने के बाद बच्चे ने क्या क्या नॉलेज, कितना नॉलेज गेन किया, क्या क्या सीखा, इसके लिए होता है। उसके बाद होता है मिड टर्म एग्ज़ाम, बोल सकते हैं आप उसको, है ना। और कोई भी कोर्स होता है, इसको समेटिव असेसमेंट में रखा जाता है। जैसे अब हम लोग गए डिप्लोमा कोर्स, कोई बच्चा कर रहा है, ठीक है, उसमें भी जो टेस्ट असेसमेंट होता है, उसका जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो कोर्स करने के बाद, उसको हम लोग समेटिव असेसमेंट में ही काउंट करते हैं। सो इसका मेन पर्पस होता है टू जज ओवरऑल अचीवमेंट, ओवरऑल की बात करती है ये। सो इसका एग्जांपल्स है फाइनल एग्जामिनेशन, यस, फाइनल जैसे
दिसंबर में होता है स्कूल्स में फाइनल एग्ज़ाम, उसके बाद बच्चे दूसरे क्लास में जाते हैं, या फिर जिन्होंने अच्छा नहीं किया बहुत सारे सब्जेक्ट में वो उसी क्लास में रहते हैं, ये फाइनल रिजल्ट बताते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन होता है। ये एग्जाम्पल्स है, इसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है तीसरा नंबर पे डायग्नोस्टिक असेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसका डेफिनेशन है असेसमेंट यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ स्टूडेंट्स लर्निंग डिफ़िकल्टीज। ये डायग्नोस मतलब ही होता है कि पता लगाना, है ना। जैसे कोई इंसान बीमार पड़ता है तो उसमें भी डायग्नोस ये वर्ड यूज़ होता है। सो इसका मतलब होता है कॉज का पता लगाना कि लर्निंग हो क्यों नहीं रहा है, और कोई बच्चा अच्छे से लर्निंग लर्निंग कर रहा है तो उसका भी कॉज, या फिर जिसका अच्छे से नहीं हो रहा उसका भी कॉज। सो डायग्नोस्टिक का मेन मोटिव है कॉज का पता लगाना कि बच्चे को कहाँ परेशानी आ रहा है लर्न करने में, ठीक है। एग्जाम्पल्स है इसका, a teacher notices that a child struggles with multiplication and gives a diagnostic test to identify the specific problem। ठीक है, टीचर नोटिस कर रहे हैं ना कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उसका मेन कॉज का उनको पता लग गया, आइडेंटिफाई कर पाए वो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम का पता चल रहा है। कोई बच्चा रीड नहीं कर पा रहा है तो रीडिंग को भी डायग्नोस किया जा सकता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मेन कॉज का पता लगाया जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मेन कॉज का बात किया जाए लर्निंग से रिलेटेड, तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में होगा। अगर कोई भी टॉपिक्स में ऑप्शंस में दिया ही ना हो डायग्नोस्टिक और समेटिव, फॉर्मेटिव, या और कोई भी ऑप्शन 6 टाइप्स के हैं असेसमेंट, तो अगर वहाँ पे सिर्फ असेसमेंट दिया हुआ है तो आप असेसमेंट ही लगाएंगे। सो इसका मेन पर्पस क्या होता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का, इसका मेन पर्पस है फाइंड द कॉज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। लर्निंग करने में, सीखने में जो भी हमें प्रॉब्लम्स मीन्स परेशानी, दिक्कत आता है, उसका कारण को ढूंढना, खोजना, पता लगाना। एक और है इसमें प्लान रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल मीन्स क्या होता है कि बच्चे को पता चल गया कि इसको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, तो टीचर अपने तरीके से कि कौन सा बच्चा को किस तरह से पढ़ाया जाए तो उसको समझ में आए, तो वो अलग अलग बच्चे पे अलग अलग रेमेडी ट्राई करेंगी, प्लान करेंगी, ठीक है। एंड फोर्थ में हमारा है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव ये है इवेल्युएशन, CCE। CCE was introduced to evaluate students continuously and in a comprehensive manner। ये कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, एंड कॉम्प्रिहेंशन मीन्स होता है समझना। इसमें इवेल्युएशन किया जाता है किस चीज़ का, कि बच्चे में कोई भी स्किल डेवलप हो रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है, एकेडमिक में स्कूल में किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, इसका फाइनल इवेल्यूशन किया जाता है। उसके लाइफ को जीने में जो जो स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, सोसाइटी में किस तरह से इंटरेक्शन करना है, ये सब तो लर्न करते हैं हम लोग। इसका इवेल्यूएशन इसमें किया जाता है एटीट्यूड, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, वैल्यूज़, बच्चे किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, मोरल वैल्यू, इसका भी इवेल्यूएशन होता है। बच्चे में कोई भी स्किल्स, कोई बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा ड्राइंग कर रहा है अच्छा, कोई बच्चा सिंगिंग कर रहा है अच्छा, कोई डांस कर रहा है अच्छा, तो ये सारे स्किल्स का इवेल्यूशन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इसमें होता है। पर्पस इसका है रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस, इनकरेज ऑल राउंड डेवलपमेंट। अब कोई बच्चा एकेडमिक परफॉर्म नहीं कर रहा है अच्छा, स्कूल में अच्छा नहीं कर पा रहा और स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे ना कि यार तुम एकदम बेकार हो, कोई काम के नहीं हो, खेलना कूदना बेकार है। यू कैन नॉट से दैट। सो यू शुड हैव इनकरेज द चिल्ड्रेंस, यू शुड इनकरेज चिल्ड्रेन, ओके, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं। हर बच्चे का इंटरेस्ट सेम नहीं होता है, इसीलिए तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, सारे बच्चे सेम नहीं होते हैं, फिर भी सबको सेम सिलेबस पढ़ना पड़ता है। ये बहुत बहुत बेकार लगता है मुझे। एंड साइकोलॉजी में हम लोग जब गार्डनर का थ्योरी पढ़ते हैं तो उनके थ्योरी में भी उन्होंने बताया है मल्टीपल
इंटेलिजेंस होते हैं बच्चे के पास, तो जब आप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी देखें तो हर आदमी में हर इंटेलिजेंस नहीं होता है हर टाइप का। लेकिन स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनको ओवरऑल सारा चीज़ पढ़ाया जाता है। ठीक है पढ़ाइए, लेकिन एज 7 साल 8 साल के बाद, लेकिन अभी 2.5 साल 3 साल बेचारा बच्चा कुछ प्रोसेस ही नहीं होता है और पेरेंट्स कंपटीशन में लग जाते हैं, मेरा बच्चा अच्छा होगा, मेरा बच्चा अच्छा करेगा, लाइक दिस। सो मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मैं प्रेशर नहीं बनाती हूँ। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है जब ज़रूरत होगा खुद ही पढ़ोगे, बस अच्छा इंसान बन के रहो। नेक्स्ट है हमारा, हमने 4th पढ़ लिया है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। 5th में है हमारा रिलायबिलिटी या कंसिस्टेंसी। ये दोनों ही वर्ड सेम है। इसको हिंदी में विश्वसनीयता बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है, इफ़ द सेम टेस्ट गिव्स सिमिलर रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन इट इज़ रिलायबल। हम कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा मैंने एग्जाम्पल तो लिखे रखा है, उसी को थोड़ा समझाते हैं। एग्जाम्पल्स, sanitation team that empties your neighborhood trash bins every Thursday, ठीक है, मॉर्निंग विदाउट फेल, दिस इज रिलायबल। सैनिटेशन टीम मीन्स जो गार्बेज जो हमारे एरिया में लोकल एरिया में या हर जगह जाके साफ़ सफाई करते हैं, कचरा उठाते हैं, वो साफ़ सफाई अपने टाइम पे करते हैं बिना फेल के। हर थर्सडे को मॉर्निंग में विदाउट फेल वो सारे गार्बेज को उठा कर ले जाते हैं। आपके पड़ोसी, आपने देखा होगा आसपास में ऐसा होते हुए, तो एवरी थर्सडे को होता है, इसका मतलब वो एक भी थर्सडे मिस नहीं होता है। इसमें कंसिस्टेंसी है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि ये रिलायबिलिटी है, रिलायबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कभी थर्सडे को हो गया, कभी मंडे को हो गया, कभी संडे को हो गया, कभी वेडनेसडे को हो गया, नहीं, एवरी थर्सडे मॉर्निंग आना है मीन्स आना है, इसमें कोई भी तरह का चेंजेस नहीं होता है। दिस इज़ कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। और नेक्स्ट है हमारा वैलिडिटी, जिसको हिंदी में वैधता बोलते हैं। एक्यूरेसी, वैधता से मतलब एक्यूरेसी, एक्यूरेट। इसका डेफिनेशन है, अ टेस्ट मेजर्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। अब कोई टेस्ट बनाया गया है, टेस्ट स्केल ही ले लीजिए कि सेंटीमीटर नापने के लिए बनाया गया है, ठीक है, और एग्जाम्पल भी है इसमें। और टीचर वांट्स टू नो हु ड्रॉज बेस्ट एंड चिल्ड्रेन आर आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर। हाँ, अगर हम किसी बच्चे का आर्ट्स स्किल देखना चाहते हैं या टीचर्स देखना चाहते हैं, तो वो टीचर क्या बोलेंगे कि तुम डांस करके दिखाओ, तुम गाना गा के दिखाओ, नहीं, उनको क्या देखना है, तो ड्राइंग या कोई भी पिक्चर बना के ही देखेंगे ना। उसका आर्ट्स स्किल, उसका ड्राइंग स्किल देखना है तो कोई दूसरा कुछ तो नहीं बोलेंगे। तो आर्ट्स स्किल को देखने के लिए ड्राइंग बनाना पड़ता है। ये एक वैलिड टेस्ट है कि सबको ड्राइंग कंपटीशन में बैठना पड़ेगा, उससे पता चलेगा, ठीक है। और व्हाट इज़ दिस, राइट टूल्स और राइट टेस्ट, देन रिजल्ट विल बी करेक्ट। अब किसी का हाइट नाप रहे हैं सेंटीमीटर में, तो उसका हाइट नापने के लिए एक पर्टिकुलर बनाया गया ना कि ये इतना इतना कोई बच्चा 150 सेंटीमीटर का है, तो आप एक्यूरेटली बोल सकते हैं कि ये इतना सेंटीमीटर का है, या उसको कन्वर्ट करके इतना फीट इतना इंच का है, ये बोल सकते हैं आप। तो ये एक टूल है, किसी चीज़ को मापने के लिए बनाया गया है। अब कोई दुकान पर जाएगा सामान लेने, 1 kg सब्जी दे दो, कि बोलेगा 1 लीटर सब्जी दे दो, ऐसा तो नहीं बोलता है ना। तो अगर ये बोलेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा, 1 kg बोलेंगे क्योंकि वो किलो में मेजर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट नहीं, आई थिंक ख़त्म हो गया, 6 वैलिडिटी फिनिश्ड हो गया। आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ असेसमेंट में पढ़ा। पहला था फॉर्मेटिव, जो टेस्ट वगैरह होता है। दूसरा था समेटिव, जो फाइनल रिजल्ट होता है। एंड तीसरा था डायग्नोस्टिक, जिसमें डायग्नोस किया जाता है। डायग्नोस्टिक में कारण का पता लगा जाता है, क्यों डिफ़िकल्टीज आ रही है पढ़ने में, ठीक है, बच्चे को लर्न करने में। एंड चौथा था हमारा
व्हाट वाज दैट, कॉम्प्रिहेंशन एंड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये था। एंड उसमें बच्चे के स्किल से रिलेटेड, कोई बच्चा इसमें अच्छा नहीं कर रहा तो इसमें अच्छा करेगा दूसरे फील्ड में, सो उसका अप्रिशिएट करते हैं। और ये स्किल से एकेडमिक स्कोर, उसका मेन हर एक चीज़ को समझा जाता है उसमें। एंड फिफ्थ में है रिलायबिलिटी, जो यहीं पे है अभी, जिसमें कंसिस्टेंसी होती है। ठीक है, कोई भी काम करो तो कंसिस्टेंसी होना चाहिए उसमें। एंड सिक्स में हमारा वैलिडिटी, जो वैधता होता है। सो थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा।